बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम बात करने वाले हैं इमरान खान के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कैसे हुई थी ऑपरेशन रिजीम चेंज के ऊपर। उसके बाद हम बताएंगे कि फ्यूचर सिनेरियो, ये जो पंजाब असेंबली टूटेगी नहीं टूटेगी, इसके बाद क्या होगा, ये तमाम तर चीजें हम इस ऑडियो लॉग में डिस्कस करने वाले हैं। अब कुछ चीजें हम पंजाब असेंबली के हवाले से बात कर लेते हैं। पहली चीज, इमरान खान को ओवर कमिट नहीं करना चाहिए चौधरी परवेज इलाही के साथ कि हम इतनी सीटें आपको दे देंगे। चौधरी परवेज इलाही कहेगा कि 50 की 50, 100 की 100 सीटें हमें दे दे ताकि हमारे ही बंदे आ जाए, आपके तो कोई ना आए, आप हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहे। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का जो ग्रुप है वो यही डिमांड करेगा कि आने वाली गवर्नमेंट भी हैंडीकैप हो, जो चौधरीयों के बगैर कोई गवर्नमेंट वगैरह ना बना सके। इस्टेब्लिशमेंट का भी यही रोल होगा कि आने वाली गवर्नमेंट हैंडीकैप हो, चौधरीयों के बगैर ना बन सके। तो इस्टेब्लिशमेंट भी चौधरीयों के साथ खड़ी रहेगी कि ये डिमांड करो, ये डिमांड करो, और चौधरीयों को गाइड करेगी कि आने वाली गवर्नमेंट को हैंडीकैप किया जा सके पंजाब के ऊपर। रही बात असेंबलियां टूटेंगी नहीं टूटेंगी, तो असेंबलियां ना टूटने की कोई वजह नहीं दिख रही, कोई भी मतलब ऐसा मूव नहीं दिख रहा जिससे असेंबलियां ना टूट सके। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट कुछ उल्टे सीधे कानून पास करना ना शुरू कर दे, सुप्रीम कोर्ट कोई उल्टी सीधी जजमेंट ना दे दे, बाकी असेंबलियां तो टूट ही जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पर ये सारा का सारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा, उसके बाद असेंबलियां टूट जाएंगी, उसके बाद इसको कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। कोर्ट के अंदर कोर्ट किस तरह का फैसला देता है, ये तमाम तर चीजें डिपेंड करती हैं। अब एक लीगल लिटिगेशन होगी, पहले कोर्ट इसको डिले करेगा, कोर्ट की डिले के दौरान इसको फिर से चलाया जाएगा, लंबा खींचा जाएगा इस मामले को, 2-3 महीने इस मामले को रगड़ा लगाया जाएगा। उसके बाद आपकी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो कहेगी कि जब तक असेंबलियों के हवाले से कोर्ट फैसला नहीं कर देता, यानी सुप्रीम कोर्ट या कोई भी लोकल कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो गई, इनमें से फैसला वगैरह नहीं आ जाता, तब तक हम इलेक्शन वगैरह की तैयारियां वगैरह नहीं करते। सो इस तरह से इस मामले को लीगल लिटिगेशन के हवाले से खींचा जाएगा। फिर सोचा जाएगा 3-4 महीने गुजर गए और इलेक्शन कमीशन भी कुछ नहीं करा, तो अल्टीमेटली कोर्ट ये कह देगी कि इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन कराने के लिए तैयारी नहीं है, फाइनेंशियल सिचुएशन खराब है, टेररिज्म बढ़ गया है, इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब है, इसीलिए हम असेंबलियां रिस्टोर कर रहे हैं और असेंबलियों को वापस उसी जगह से स्टार्ट करेंगे जहां से वो सारी की सारी स्टार्ट होनी चाहिए। यानी चौधरी परवेज इलाही को दोबारा से चीफ मिनिस्टर रीसेट कर सकते हैं और फिर असेंबलियों को कह सकते हैं कि ये सारा का सारा प्रोसेस दोबारा करो। अब इन सारे चक्करों में 3-4 महीने गुजर गए, तो अल्टीमेट इलेक्शन तो वैसे भी जून के अंदर हो जाएगा 2023 के अंदर। सो इस तरह से इमरान खान को धोखा देने की कोशिश की जा सकती है। एक पर्सपेक्टिव तो ये, इसके अलावा दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि असेंबलियां तहलील हो जाए और किसी न किसी तरह से इलेक्शन कमीशन इलेक्शन को डिले कर दे। अब 90 दिन के बाद ही इलेक्शन करवा दे या तोड़ दे आइन को, तो इलेक्शन कमीशन को क्या घंटा फर्क पड़ता है? इलेक्शन कमीशन की तो कोई भी हैसियत नहीं है। इलेक्शन कमीशन के थ्रू आपकी जो फौजी एस्टेब्लिशमेंट है वो सारा का सारा दस्तूर लपेट सकती है, सो ये भी इलेक्शन कमीशन कर सकता है। बहरहाल रही बात इलेक्शन के हवाले से, तो इलेक्शन तो मार्च के अंदर बिल्कुल भी नहीं होंगे, इलेक्शन अपने टाइम के ऊपर होंगे, और अगर इलेक्शन मार्च के अंदर हो भी गए तो बहुत ही ज्यादा रिग्ड इलेक्शन होंगे, बहुत ज्यादा करप्शन की गई होगी इस इलेक्शन के अंदर, बहुत ज्यादा मतलब है ना मुदाखलत की गई होगी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इस इलेक्शन के अंदर। और यही बात हमें दोबारा से इमरान खान की तरफ ले आती है कि चौधरी परवेज इलाही को ओवर कमिट ना करें, ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को 2 सीटें दें, एक चौधरी परवेज इलाही के लिए, एक मुनीस इलाही के लिए। इससे ज्यादा इन लोगों को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, वरना चौधरी परवेज इलाही तो चाहता है कि इस तरह से कमिट किया जाए मेरे साथ के मतलब दोबारा से अगर असेंबली वजूद में आए तो पीटीआई के पास सिंपल मेजोरिटी ना हो, 1 सीट की भी कमी हो पीटीआई के पास, जिसके बाद फिर से पीटीआई को चौधरी परवेज इलाही के ऊपर रिलाय करना पड़े। तो ज्यादा से ज्यादा अगर आपको इनको सीटें देनी है तो 5 दे दे, 2 दे दे या 3 दे दे, 5 से ऊपर बिल्कुल भी सीटें देने की जरूरत नहीं है इन लोगों को। बहरहाल थोड़ा सा सब्र कर ले, असेंबलियां तोड़वा दे, बाद में इनको कहेंगे कोई सीट नहीं है, एक भी सीट नहीं है। इनके साथ भी वही काम करे धोखेबाजी वाला जो ये धोखा देते रहते हैं। धोखेबाज को धोखा देना इस्लाम में हलाल है, ये आपको समझ में आना चाहिए। और फिलहाल तो हम हालत जंग में, सो जंग का दूसरा नाम ही धोखा देना होता है। सो इमरान खान को थोड़ा सा क्लेवर होना पड़ेगा, बड़ा चालाक होना पड़ेगा और चुस्त होना पड़ेगा, तभी जाकर ये पाकिस्तानी सियासत में सर्वाइव कर सकता है। बाकी चौधरी परवेज इलाही को धोखा देना पड़े तो दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अब आते हैं दूसरी चीज के ऊपर कि क्या इलेक्शन वगैरह मार्च में होंगे? कुछ भी नहीं होगा इलेक्शन के हवाले से, मार्च के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट घुस जाएगी, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट घुस जाएगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान घुस जाएगा, आपके चौधरी परवेज इलाही मुंह मोड़ के बैठ जाएंगे, मतलब इलेक्शन वगैरह नहीं होगी। अगर इलेक्शन होंगे तो हेवीली रिग्ड होंगे और बड़े कॉम्प्रोमाइज किस्म के इलेक्शन होंगे मार्च के अंदर। अब एक और चीज इमरान खान के खिलाफ की जा रही है कि किसी न किसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थ्रू इमरान खान को फंसाया जाए। जैसे पहले लाहौर हाई कोर्ट बार बार मुदाखलत करती थी, दखल अंदाजी करती थी, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 3 के करीब ऐसे जजेस हैं जो बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं और बहुत ज्यादा मतलब है ना सियासी नफरत रखते हैं इमरान खान के खिलाफ। वजह यह है कि ये सारे के सारे करप्ट है। मैं बहुत सारे ऐसे मिलिट्री ऑफिसर्स, आपके जुडिशियल ऑफिसर्स, इन सबको जानता हूं जो कि बहुत ज्यादा करप्ट है, जिन्होंने पैसा ऐसा बनाया हुआ। एट दी एंड सारी चीजें जो आती हैं पैसों के ऊपर आती है। अगर इमरान खान करप्शन का मामला छोड़ दे और दूसरों को खिलाना पिलाना शुरू कर दे तो ये नून लीग, ये पीपल्स पार्टी वाले, ये सब के सब की सफाई हो जाएगी, क्योंकि आपके जीएचक्यू
एग्जीक्यूटिव को भी यही चाहिए, आपकी अदालतों को भी यही चाहिए कि कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर आए जो हमें खिलाए पिलाए, हमारा ख्याल रखे। सो इसीलिए ये सारे के सारे मुस्लिम लीग नून और पीपुल्स पार्टी को सपोर्ट करें और ऊपर से कवर लगा के बैठे हुए कि जमहूरियत की सपोर्ट करें, ये जमहूरी पार्टीज है, ये इमरान खान नॉन कन्वेंशनल पार्टी, ये सारा का सारा ड्रामा है। एक्चुअली में चाहते हैं कि कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर हो जो खुद भी खाए, हमें भी खिलाए, ताकि अशराफिया खुश रहे और पाकिस्तान की आवाम जलील होती रहे। सो ये सारा का सारा झगड़ा एट दी एंड इसी बात के ऊपर आता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मार्च के अंदर इलेक्शन नहीं होंगे तो क्या ये अक्टूबर में करवाएंगे? इनसे इलेक्शन लेने पड़ेंगे। अब इनसे इलेक्शन लेने के लिए बहुत बड़े मैसिव लेवल के ऊपर एजिटेशन करनी पड़ेगी। इसीलिए ये दोबारा से कोशिश करेंगे किसी ना किसी तरह से इमरान खान को अरेस्ट करवा लिया जाए। जब इमरान खान अरेस्ट हो जाएगा तो फिर ये होगा कि कोई मूवमेंट को लीड करने के लिए बचेगा नहीं। इमरान खान के सिवा तो कोई भी मूवमेंट को लीड करने के लिए तैयारी नहीं है। और माशाल्लाह से पीटीआई के अंदर सारे के सारे डफर बैठे हुए हैं, इमरान खान के अलावा तो कोई भी नहीं है इनके पास। तो इसीलिए इनकी कोशिश है कि किसी ना किसी तरह से इमरान खान को अरेस्ट करवा लिया जाए, उसके बाद इस मूवमेंट को कुचलने में आसानी होगी। ये एक और अल्टरनेटिव ऑप्शन है जो इसके ऊपर पीडीएम वगैरह गौर करेंगे। और इसके ऊपर आपकी पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और आपकी जो लीगल विंग्स है यानी आपकी अदालतें वगैरह, वो सारे के सारे इसके ऊपर ध्यान लगाकर बैठी हुई है। अब आप देखें कि किस तरह से एक्सपोज हो रहा है आपका सिस्टम। आपकी जुडिशरी एक्सपोज हो रही है, आपकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एक्सपोज हो रही है, आपकी मीडिया थी वो सारी की सारी एक्सपोज हो चुकी है, आपकी पॉलिटिकल पार्टी तो पहले से ही एक्सपोज थी। सो इस तरह से आपका पूरा का पूरा सिस्टम एक्सपोज हो रहा है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था इमरान खान को कि आप ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही आप तमाम तर इन मामलों से निपट सकते हैं। अगर एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन इमरान खान के पास नहीं होगी तो ये सामने इतने बड़े बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं तो इमरान खान इनसे कैसे निपटेगा? और इसकी पार्टी के अंदर तो वो कैपेसिटी भी नहीं है। सो इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि इमरान खान को ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। अब इन तमाम तर चीजों के अंदर एक जो फैक्टर है जिसको वो कैलकुलेट नहीं कर रहे, इस्टेब्लिशमेंट हो गई, आपकी जुडिशियल ब्रांच हो गई, आपकी हुकूमत हो गई, वो ये हो गई कि आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा महंगाई होगी, और ज्यादा इकोनॉमिक रिसेशन आएगा, जिसकी वजह से ये होगा कि महंगाई बहुत ज्यादा क्रॉस करने वाली है। मतलब आपकी 100% 200% इन्फ्लेशन क्रॉस करने वाली है आने वाले दिनों के अंदर। इस वक्त अगर आपको बिजली का बिल 24 रुपए पर यूनिट आने वाला है तो आने वाले टाइम के अंदर ये 50 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आपके घर के ऊपर खड़ा होगा। आप बिजली का बिल तक नहीं दे सकोगे, ये हालत आने वाली है। उसके बाद लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, लोग खुद ब खुद इनको जूते मारना शुरू कर देंगे। इसीलिए तो मैं कह रहा था कि इनके साथ अल्लाह ताला की जंग है, ये अल्लाह के खिलाफ लड़े और अल्लाह इनके खिलाफ लड़ाए और फिर अल्लाह बड़ा ताकतवर है, अल्लाह इनकी ऐसी की तैसी कर देगा। ये आप देखिएगा, हमने जितनी भी इस्लामी तारीख पढ़ी है, नबियों के किस्से वगैरह पढ़े हैं, अल्लाह उन सब पर रहम फरमाए, तो हमने ये देखा है कि अल्लाह ताला काफिरों को ढील देता है, काफिरों को चलने देता है, फिर तड़पा तड़पा के जलील और रुस्वा करवा के बाद में उनको जहन्नम वासिल करता है। सो इस वक्त जो पाकिस्तानी फौज है, पाकिस्तानी अदालतें हैं, पाकिस्तान का जो सियासी निजाम है, अल्लाह ताला इनको ढील देकर इनको मौका दे रहा है कि तुम जितने भी ऑप्शन है एक्सरसाइज कर सको सो कर लो। जब ये कर लेंगे फिर अल्लाह ताला अपना वार करेगा और फिर इनको जलील करवा के रुस्वा करवा के यहाँ से निकालेगा। इसके बाद इम्तिहान शुरू होगा इमरान खान का। क्या वो इमरान खान इंसाफ करेगा? इंसाफ की डिमांड क्या है? इंसाफ की डिमांड ये है कि हमारी अदालतों का सर कलम होना चाहिए। इन अदालतों ने बहुत तमाशा लगाया हुआ है। हमारे मीडिया के लोगों का सर कलम होना चाहिए। हमारी फौज की टॉप ब्रास तकरीबन 200 के करीब जनरल्स बनते हैं हमारी फौज के टॉप के अंदर, उन सब फौजियों का सर कलम होना चाहिए। हमें स्टालिन की तरह एक करना पड़ेगा। हमारी जितनी भी फौज की फॉर्मेशन कमांड है इन सबको फांसियों के ऊपर लटकाना पड़ेगा, तब जाकर पाकिस्तान के मामले हल होंगे। वरना ये सारे के सारे फौजी चोर बैठे हुए हैं, सारे के सारे फौजी ड्रामेबाज हैं, इनमें से कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है, सबके सब करप्ट है, सबके मुंह को खून लगा हुआ है। सो इसी तरह से ये मामला चलते रहेंगे अगर हमने 200 के करीब जनरलों को फांसी ना दी तो। अब 200 के करीब जनरलों को फांसी देने के लिए सबसे पहले अदालतों के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले इंपीचमेंट होनी चाहिए हमारी अदालतों को। पहले अदालतों को ठीक करेंगे, फिर हम इन 200 जनरलों को फांसी देंगे। और जब हम इन 200 जनरलों को फांसी देने के लिए जाएंगे तब यहाँ पर यह होगा कि ये लोग रिवोल्ट करेंगे, ये बगावत करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सिविलियन फोर्स होनी चाहिए जो इस फौज को काउंटर कर सके, ताकि इनसे लड़ झगड़ कर इनको पकड़कर हम फांसी के तख्ते के ऊपर ले जा सके। जैसे तुर्की के अंदर हुआ था, तुर्की के अंदर पुलिस के अंदर इतनी कैपेसिटी थी जिन्होंने फौजियों को पकड़ा और उनको पकड़कर फांसी के तख्ते तक ले गए। सो जब हम भी इन फौजियों को फांसी के तख्ते तक लेकर जाएंगे तो ये मार्शल लॉ वगैरह लगाने की कोशिश करेंगे। ये इमरान खान को अपने जहन में रखना चाहिए। और अगर इमरान खान पीछे हटा और समझौता किया तो अल्लाह ताला इमरान खान को कभी माफ नहीं करेगा। फिर ये जो सारा अजाब इन लोगों के ऊपर आया है ना, ये सारा अजाब इमरान खान के ऊपर आ जाएगा और इमरान खान की ऐसी की तैसी हो जाएगी। सो ये वो चीजें हैं जो इमरान खान को देख लेनी चाहिए कि आने वाले टाइम में जब वो हुकूमत में आएगा तो कितने फौजियों को मारना है और कितने जजों को मारना है। ये वो चीजें इमरान खान को पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। दूसरी चीज, इन मौजूदा हालात से निपटने के लिए अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको ज्यादा से ज्यादा मजबूत करे। इस वक्त इमरान खान ने एजिटेशन पॉलिटिक्स कम कर दी है। हालांकि इमरान खान को बहुत ज्यादा एजिटेशन पॉलिटिक्स करनी चाहिए। इमरान खान ने कम इस वजह से की है कि वो सोच रहा है कि हम इलेक्शन
इलेक्शन के अंदर चले जाएंगे। अब इलेक्शन के अंदर इमरान खान को ये लोग जाने नहीं देंगे, वरना इमरान खान बहुत बड़ी क्लियर मेजोरिटी लेकर आ जाएगा जो इस हुकूमत से, जो इस सिस्टम से हजम नहीं होगी। सो इसीलिए इमरान खान को ये टालेंगे और उसके बाद भी फिर भी इमरान खान को एक एजिटेशन पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। मुझे जो लगता है मार्च के बाद बहुत मैसिव लेवल के ऊपर एजिटेशन पॉलिटिक्स होगी, जिसकी वजह से हुकूमत के ऊपर प्रेशर आएगा, इकोनॉमिक प्रेशर भी हुकूमत के ऊपर होगा और पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन की वजह से इकोनॉमिक प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ेगा, जिसके बाद इस सिस्टम को सरेंडर करना पड़ेगा। इतने ज्यादा प्रेशर के बाद ये सिस्टम जाकर आपके अक्टूबर के अंदर इलेक्शन करवाएगा, वरना ये इज्जत से कभी भी सिस्टम इलेक्शन वगैरह नहीं करवाएगा। अब ये हो गया एक पोर्शन। अब दूसरा पोर्शन आते हैं कि बाजवा और हक्कानी के कुछ डायलॉग्स वगैरह सामने आए। मैंने बहुत पहले भी ऑपरेशन रिजीम चेंज के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में काम किया हुआ है, बहुत ज्यादा ऑडियो लॉग्स वगैरह मैंने बनाए हुए हैं कि ऑपरेशन रिजीम चेंज एक्चुअली में इनिशिएट कहां से हुआ था, कहां पर गया था, अमेरिका को कैसे लूप में लिया गया, फिर मुस्लिम लीग नून को कैसे लूप में लिया गया, फिर बाद में जाकर ये तमाशा कैसे बना, सो पाकिस्तानी मीडिया कैसे आया, ये सारी की सारी चीजें मैं बता चुका हूं। अब ये जो हक्कानी नेटवर्क का लिंक सामने आया, हक्कानी वो बंदा है जिसने बिलावल को पीपल्स पार्टी को ट्रेन किया हुआ है। सो हक्कानी तो मतलब पीपल्स पार्टी। सो मैंने जो लिंक्स बनाए थे कि हक्कानी, पीपल्स पार्टी, ये आपका बाजवा और अमेरिका, ये नेक्सस मिलकर आपका सारा का सारा ऑपरेशन रिजीम चेंज बनता है, वो धीरे धीरे साबित होता जा रहा है। बाद में जाकर मुस्लिम लीग नून ने इस पूरे के पूरे ऑपरेशन के अंदर दाखिल हुई। पहली जो शुरुआत की थी वो बाजवा ने और पीपल्स पार्टी ने शुरू की थी। अब अल्टीमेट गोल क्या था बाजवा का और पीपल्स पार्टी का? बाजवा का गोल ये था कि मैं बन जाऊंगा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इसीलिए वो एक्सटेंशन के ऊपर राजी नहीं हुआ इमरान खान से। बाजवा अल्टीमेटली प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनना चाहता था और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनकर वो जनरल अयूब की तरह 10-20 साल इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करना चाहता था। ये था जनरल बाजवा का एम। और जनरल साहिर शमशाद को बना देता आर्मी चीफ, जो कि इसका पिट्ठू होता, जो इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता। इसके बाद जो बिलावल होता वो बन जाता प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इनिशियल प्लानिंग वगैरह जो भी थी वो यही थी, इस लेवल का झुर्लू फेरना था जनरल बाजवा ने। ये इलेक्शन कमीशन भी पीपल्स पार्टी की मदद करती और इलेक्शन के अंदर रिगिंग वगैरह करवा के ये सारा झुर्लू जनरल बाजवा फेरना चाहता था पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर। अब इनको गड़बड़ कहां पर महसूस हुई? इन्हें जो इनिशियल प्लानिंग के अंदर ये लगा कि पीटीआई तो बड़ी गैर मकबूल है, पीटीआई की कोई हैसियत वगैरह नहीं है। जैसे ही पाकिस्तानी अवाम ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया और कुछ इलेक्शन के रिजल्ट बिल्कुल पीटीआई की फेवर में जाना शुरू हो गए, तो इन सब के जो होश है ना वो उड़ गए कि अब अगर हम इलेक्शन वगैरह करवाते तो हमारी ऐसी की तैसी हो जाती है। फिर इनको सारे के सारे प्लान्स वगैरह चेंज करने पड़े। नेट कंक्लूजन ये निकला कि बाजवा उड़ गया, जिसको पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनना था वो सारा का सारा उड़ गया। अब आप देखिए किस तरह की लालच देकर काम निकलवाते हैं। हालांकि प्रेसिडेंट जनरल बाजवा को बनना था, आर्मी चीफ जनरल साहिर शमशाद को बनना था, प्राइम मिनिस्टर बिलावल को बनना था, लेकिन हुआ क्या? प्राइम मिनिस्टर बन गया शहबाज शरीफ, जिसको बहुत ही छोटे वक्त के लिए प्राइम मिनिस्टर बनना था और इलेक्शन करवानी थी, वो नहीं करवा सका। और उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर बनना था बिलावल को, वो ख्वाब भी चिकनाचूर हो गया। प्रेसिडेंट का ख्वाब जनरल बाजवा का, वो भी चिकनाचूर हो गया। और इस दौरान मौलाना फजल रहमान को ख्वाब दिखाया गया कि हम आपको भी प्रेसिडेंट बना देंगे, वो वाला भी ख्वाब चिकनाचूर हो गया। और जनरल साहिर शमशाद, जिसको आर्मी चीफ बनना था, अब वो मक्खियां मारते फिर रहे हैं चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बनकर, जिसका कोई काम नहीं है, न्यूज़पेपर पढ़ो और फिर मक्खियां मारते फिरो। वैसे हैदर मेहदी ने भी बड़ा अच्छा मतलब है ना इसको सेट किया है कि अब तुम मक्खियां मारते फिरो। हालांकि ये बंदा सीजीएस जनरल अजहर अब्बास, इन दोनों ने बाजवा के बड़े तलवे चाटे। दोनों को प्रॉमिस किया हुआ था जनरल बाजवा ने कि मैं तुम्हें बहुत बड़े बड़े लग्जरी ओहदे वगैरह दिलवाऊंगा। जनरल बाजवा ने हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉमिस किया हुआ था। अब किनको दिया किनको नहीं दिया वो तो सारे के सारे बाद में रोएंगे। जब इमरान खान की गवर्नमेंट आ जाएगी, इमरान खान ज्यादा ताकतवर होगा और जनरल बाजवा के खिलाफ इंक्वायरी शुरू करवाएगा, तब ये सारे के सारे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अजहर अब्बास, ये सीजीएस, ये इसका डायरेक्टर जनरल आईएसआई जनरल नदीम अंजुम, ये सब खुलकर सामने आएंगे। अब ये टोटली डिपेंड करता है इमरान खान के ऊपर कि इमरान खान आने के बाद किस तरह का एक्शन लेता है। बाकी ऑपरेशन रिजीम चेंज यही था, आप देख रहे, मैंने बहुत ज्यादा इसके ऊपर बात की है। सारी की सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन करके प्रूव होती जा रही है कि ये किस तरह से अमेरिका को लूप में लिया गया था। हुसैन हक्कानी का मसला ये है कि हुसैन हक्कानी को पैसे चाहिए होते हैं वहां पर रहने के लिए। अब वो पैसे उसको सीआईए वगैरह तो नहीं देती, थोड़ा बहुत मांगने की कोशिश करता है, कुछ वहां से मिल जाते, कुछ इंडिया से भीख मांगता है, कुछ इंडिया दे देता है, कुछ पीपल्स पार्टी से मांगता है, फिर कुछ आपकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से मांगता है। सो यहाँ वहां से एक तरह का ब्रोकर है, दलाल है एक तरह का, बाकी कोई इंटेलिजेंसिया वगैरह कुछ नहीं है। ये अपनी सियासी दलाली करके अपना घर चलाता है, अपना पेट पालता है। सो इस तरह से ये अपना काम चलाता है, बाकी इसकी कोई वैल्यू वगैरह नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।